बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नाकाबिले तस्हीर मुजरिम, आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0333249537 पर और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 86 से। GP5 के हेडक्वार्टर में एक हंगामी इजलास हो रहा था। कर्नल डेविड मेज के पीछे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि इसके सामने 10 कुर्सियों पर दीगर आदमी बराजमान थे। उन सबके चेहरे मायूसी से लटके हुए थे, जबकि कर्नल डेविड के चेहरे से वहशत और गुस्से की झलकियां नुमायां थीं। मुजरिमों ने इंतहाई खौफनाक कार्रवाई की है। उन्होंने हमें इतनी कारी जरब पहुंचाई है कि हम अरसे तक न समझ सकेंगे कि अब GP5 इतनी निकम्मी हो चुकी है कि चंद मुजरिम अपनी मनमानी करते फिर रहे हैं और हम बेबसी से तमाशा देख रहे हैं। कर्नल डेविड ने मेज पर मुक्का मारते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, बस मुजरिम बेहद अय्यार और चलाक वाक़या हुए हैं। अब हमारे तसव्वुर में भी ना था कि वो इस तरह डैम को तबाह करके कस्बे में फैलने वाली अफरा तफरी में वहां से निकल जाएंगे। एक नौजवान ने अपने दांत भेजते हुए कहा, आखिर ये सब कैसे हुआ? डैम कैसे तबाह हुआ? इतना बड़ा डैम और उसे तबाह करने के लिए तवील अरसे तक मनसूबाबंदी की जरूरत होती है, एक पूरी तंजीम की जरूरत होती है। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, यही बात तो हैरान कुन है। मुकम्मल तफ्तीश से सिर्फ यही बात मालूम हुई है कि शोबा डायनामाइट में एक अरब मजदूर हाशिम दाखिल हुआ। वो वहां काम करता रहा, फिर उसे सुरंग नंबर 8 में दाखिल होते देखा गया, जो कि खाली पड़ी थी। उसके बाद सिर्फ इतनी रिपोर्ट मिलती है कि हाशिम नामी वही मजदूर बैरूनी गेट पर आया। उसने चीफ इंजीनियर के एक जाती पैगाम का बहाना बनाकर बाहर निकलने की इजाजत हासिल की। उसके जाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद बड़ी सुरंग एक धमाके से बैठ गई और फिर इसके साथ वाली सुरंग भी बैठती चलेगी। सुरंग के पत्थर डायनामाइट के ऊपर आ गिरे और वहां आग लग गई, जिससे जबरदस्त धमाके हुए और नतीजा पूरा डैम ही तबाह हो गया और पानी कंबर के कस्बे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां हंगामी हालात का ऐलान करना पड़ा और पूरा कस्बा बाहर निकलने के लिए उमड़ पड़ा। अब जाहिर है कि वहां निगरानी कैसे की जाती। नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा, बड़ी सुरंग आखिर किस तरह बैठ गई? कर्नल डेविड ने कहा, माहरीन की राय में इसके अंदर ताकतवर डायनामाइट फिट किए गए थे, जो यकीनन फटने से 1.5 घंटा पहले लगाए गए, और ये तकरीबन वही वक्त बनता है जब इस मजदूर को सुरंग नंबर 8 में जाते देखा गया। मगर देखने वाला इसलिए खामोश रहा कि शायद मजदूर जरूरी हाजत के लिए जा रहा है। इस सुरंग की पुश्त पर एक कुटहरा सुरंग नंबर 5 तक जाता है। उसी नौजवान ने जवाब दिया, ओ मगर ये कैसे मुमकिन है कि इस बड़ी सुरंग में, जहां टनों के हिसाब से पानी इंतहाई खौफनाक रफ्तार से गुजर रहा हो, कोई शख्स पानी में कूद कर चला जाए, सुरंग में डायनामाइट फिट करके आए, फिर इस खौफनाक बहाव को काटता हुआ वापस सही सलामत निकल आए? नहीं, ये नामुमकिन है। कम से कम कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये और बात है कि वो मुजरिम कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नुमा चीज हो। कर्नल डेविड ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर इसके सिवा कोई और बात हो ही नहीं सकती। उस नौजवान ने जवाब दिया, बॉस अब ये मौका नहीं कि हम इस बात पर बहस करें कि मुजरिमों ने डैम कैसे तबाह किया, बल्कि असल मसला ये है कि मुजरिम हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वो मुल्क में मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी फौरी गिरफ्तारी के लिए मौसर इकदाम किए जाए। एक और शख्स ने बड़े ही मुदब्बराना लहजे में कर्नल डेविड से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ ये बातें वाकई गौर तलब है, मगर जब तक मुजरिमों में से कोई हाथ ना आ जाए उस वक्त तक इनका जवाब नहीं मिल सकता। कर्नल डेविड ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने मेज की दराज से एक नक्शा निकालकर मेज पर फैला दिया। ये देखो, ये कंबर्ग है। मुजरिम इस सड़क से फरार हुए हैं। अब आगे जाकर 2 और कस्बे आते हैं। इन 2 कस्बों की तफसील ये है, इन 2 कस्बों के दरमियान ये एक अहम पुल है जो मशरकी इसराइल को मगरबी इसराइल से मिलाता है, और जहां तक मैं समझता हूँ मुजरिम इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये पुल तबाह हो गया तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसका तस्वुर भी महाल है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हम हर तरफ से तवज्जो हटाकर फिलहाल इस पुल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दें।
अगर मुजरिमों ने इस पुल को उड़ाना चाहा तो फिर वो हमारे काबू आ सकते हैं, कर्नल डेविड ने कहा। बिल्कुल बॉस, आपका ख्याल दुरुस्त है। मुजरिम जरूर इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे और हम इस पुल की निगरानी करके मुजरिमों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तमाम अफराद ने बड़े ही जोशीले लहजे में कहा, ठीक है, अब तुम सबकी ये ड्यूटी है कि अपने ग्रुपों के साथ पुल के करीबी कस्बों में फैल जाओ और इस पुल की इंतहाई खुफिया तौर पर निगरानी की जाए। जैसे ही कोई मशकूक आदमी नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो जिंदा गिरफ्तार ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए और इस ऑपरेशन को मेजर रॉनसन डील करेगा। कर्नल डेविड ने हदायत देते हुए कहा, ठीक है जनाब, इस बार मुजरिम हमसे बचकर नहीं जा सकते। हम उस पुल की इस तरह निगरानी करेंगे कि मुजरिम हमारे पंजे में तड़प रहे होंगे। कोने में बैठे हुए करह चेहरे वाले मेजर रॉनसन ने जोशीले लहजे में कहा, ओके, मीटिंग बर्खास्त, मुझे बकायदा रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। कर्नल डेविड ने सुकून की सांस लेते हुए कहा और उसके साथ ही वो 10 अफराद उठे और फिर एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। अगला पैराग्राफ। कम्बक से काफी दूर निकल आने के बाद इमरान ने सड़क के किनारे बने हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। आओ कुछ खा पी लें और आइंदा का लाहे अमल भी तय कर लें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो सब कार से बाहर निकल आए। चंद लम्हों के बाद वो सब एक बड़े से कैबिन में बैठे हुए थे। इमरान ने वेटर को खासा तगड़ा किस्म का ऑर्डर दे दिया था। इमरान साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हम हाना बदोशों की तरह कब तक घूमते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से सीधे तिल अबीब जाएं, वहां कोई रिहाइशगाह हासिल करके इत्मीनान से अपनी कार्रवाइयों का आगाज करें, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इरादा यहाँ कोई बिजनेस वगैरह करने का है, इमरान ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा। बिजनेस? कैसा बिजनेस? कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए पूछा। भाई, तिल अबीब में तुम्हारा शानदार दफ्तर हो और हम सब तुम्हारे सेल्समैन हो और सेल्समैन बनकर पूरे इसराइल में तुम्हारी फर्म का माल फरोख्त करते फिरे, इमरान ने जवाब दिया। ये बात नहीं, मगर कैप्टन शकील ने कुछ कहना चाहा। अरे ठहरो, आइडिया अच्छा है। वाकई अब तक हमारा मंसूबा नाकाम रहा है। हमने मुजरिमों को बजाय सीक्रेट एजेंटों जैसा रवैया एख्तियार कर रखा है। ये अच्छा आइडिया है कि तिल अबीब में किसी बड़ी फर्म पर कब्जा किया जाए, फिर उसे हेडक्वार्टर बनाकर हम अपनी कार्रवाइयों को आगाज करें, इमरान ने हाथ उठाते हुए कहा। वाकई अच्छा आइडिया है, जूलिया ने भी तायद करते हुए कहा। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जूलिया मेरी सेक्रेटरी, जोसेफ मेरा बॉडीगार्ड और सफ्तर कैप्टन शकील सफरी सेल्समैन। वाह, मजा आ जाएगा, इमरान ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। मगर इससे पहले कोई और कुछ कहता, वेटर कैबिन में दाखिल हुआ और उसने खाने के बर्तन मेज पर चुन दिए। अच्छा भाई, पहले ताम फिर काम, इमरान ने कहा और फिर उसी कदर तेजी से खाने में जुट गया जैसे वो सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ आया हो। खाने के दौरान मुसलसल खामोशी छाई रही। फिर वेटर बर्तन समेट कर ले गया और इमरान ने कॉफी का ऑर्डर दे दिया। जब वेटर चला गया तो इमरान ने जेब से नक्शा निकाला और उसे मेज पर फैलाकर गौर से देखने लगा। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आगे एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे से 2 किलोमीटर आगे ये पुल है। ये पुल बड़ा अहम है। इस पुल के जरिए मशरकी और मगरबी इसराइल का राब्ता है। अगर इस पुल को उड़ा दिया जाए तो इसराइल पर एक और कारी तरीन जरब लगाई जा सकती है, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर यह भी तो मुमकिन है कि डैम की तबाही से GP5 अलर्ट हो गई हो और पुल की खास तौर पर निगरानी की जा रही हो, सफ्तर ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर कॉफी लेकर कैबिन में दाखिल हुआ और उसने कॉफी की प्यालियां उनके सामने रख दी। वेटर के जाने के बाद इमरान ने कहा, हाँ, ऐसा होना लाजमी बात है। तुम लोग ऐसे करो, तिल अबीब चले जाओ। वहां मशरकी शाहराह पर एक होटल है जिसका नाम अलगरब है। इसका मालिक दाऊद मेरा पुराना दोस्त है। उसे प्रिंस ऑफ डम का हवाला देना, वो तुम्हें मेरे आने तक पनाह देगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या आप यहाँ रहेंगे? कैप्टन शकील ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं कोई काम अधूरा छोड़ने का कायल नहीं। मैं इस पुल का काम करूंगा और इसे मुकम्मल करने के बाद तुमसे आ मिलूंगा, इमरान ने जवाब देते हुए। मगर बॉस, मैं आपके साथ रहूंगा हर कीमत पर। अगर आप ना माने तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा, जोसेफ ने अचानक मजबूत लहजे में कहा। ओ ठीक है, इमरान गौर से जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, जोसेफ मेरा साथ देगा। और फिर इसके साथ ही इमरान उठ खड़ा हुआ। मगर इमरान साहब, सफ्तर ने कुछ कहना चाहा। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते, शाबाश, तुम लोग जाओ, मैं टॉफियों का पैकेट लेके फौरन पहुंच जाऊंगा, इमरान ने इसे पिचकारते हुए कहा।
और वो सब हंस पड़े। इमरान ने काउंटर पर अदायगी की, फिर वो सब दोबारा कार में आकर बैठे और कार एक बार फिर हाईवे पर रवां दवा होगी। 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इन्हें वो कस्बा मिला, मगर इमरान वहां रुका नहीं, बल्कि कार आगे बढ़ाता चला गया और फिर इन्हें दूर से वो पुल नजर आ गया। ये काफी बड़े दरिया पर बना हुआ था। इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर थी। पुल लोहे के बड़े बड़े गार्डरों का बना हुआ था। पुल पर रेल की पटरी थी, जबकि पुल के नीचे रेल की पटरी थी, जबकि पुल के ऊपर सड़क बनाई गई थी। और इस तरह इस पुल से दोहरा काम लिया जा रहा था। चंद लम्हों के बाद वो पुल पर पहुंच गए। यहाँ पुल के दोनों तरफ में हिफाजती चौकियां बनी हुई थी, मगर चूंकि सड़क पर ट्रैफिक का खासा रश था, इसलिए वहां किसी को रोका नहीं जा रहा था। इमरान की कार तेजी से पुल के ऊपर से गुजरती चली गई। इमरान की तेज नजरें पुल और उसके इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो पुल क्रॉस कर गए। पुल से थोड़ी दूर एक बड़ा शहर रॉक सिटी था। ये खासा बड़ा शहर था और यहाँ लोगों की काफी गहमा गहमी भी थी। इमरान ने शहर में पहुंचकर कार एक तरफ रोकी और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जोसेफ, तुम बाहर आ जाओ और अपना और मेरा सामान भी लेते आना, और तुम लोग सीधे तिल अबीब जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सफ्तर ने सर हिला दिया। उसने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। इतने में जोसेफ ने गाड़ी में से 2 थैले निकाल लिए। इमरान ने गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया और जब कार आगे बढ़ गई तो इमरान ने जोसेफ को अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वो तेजी से एक बगली गाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। जोसेफ सामान उठाए बड़ी फर्माबरदारी से इमरान के पीछे चल रहा था। मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद इमरान एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर रुक गया। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी इन्हें खौफनाक नजरों से घूरने लगा। क्या बात है? उस आदमी ने बड़े ही करख्त लहजे में पूछा। साराब से कहो कि प्रिंस मिलने आया है, इमरान ने बड़े ही लापरवाह लहजे में कहा। साराब नहीं है, जाओ भाग जाओ, उस आदमी ने एक झटके से दरवाजा बंद करते हुए कहा। बास तुम हट जाओ, मैं साराब को भी अंदर से निकाल लाता हूँ, जोसेफ ने फुंकारते हुए कहा। धीरज ब्लैक प्रिंस, धीरज, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार वो उस वक्त तक दरवाजे पर दस्तक देता रहा जब तक दरवाजा एक झटके से नहीं खुला। इस बार भी हस्बे तवक्का दरवाजे पर पहले वाला आदमी ही था। उसकी आंखें गुस्से से शोलों की तरह दहक रही थीं। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता, इमरान ने बड़ी ही फुर्ती से इसका हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे इमरान के हाथ एक महसूस झटके से उठे और वो लंबा तिरंगा आदमी उसके ऊपर से होता हुआ पीछे खड़े जोसेफ के सामने सड़क पर जा गिरा। और इससे पहले कि वो संभलता, जोसेफ की लात हरकत में आई और उस आदमी के हलक से भयानक चीख निकल गई। उसी लम्हे इमरान उछलकर मकान में दाखिल हो गया और जोसेफ ने भी उसकी पैरवी की। इमरान ने मुड़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये एक तंग सी राहदारी थी। राहदारी के आखिर में एक और दरवाजा था जो कि खुला हुआ था। उसमें से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। वो दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। सीढ़ियों का इख्तिताम एक और दरवाजे पर होता था जो अंदर से बंद था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर उस दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे लम्हे दरवाजे के दरमियान में एक गोल सुराख पैदा हुआ जिसके पीछे से स्याह रंग की आंखें झांक रही थीं। साराब से कहो प्रिंस आया है, इमरान ने बड़े ही बावकार लहजे में कहा। जानी कहाँ है और तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हैरत अंगेज आवाज सुनाई दी। जानी मकान के बाहर खड़ा है, उसने मुझे रोकने की कोशिश की। और सुनो, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। दूसरे लम्हे गोल सुराख तारीख हो गया। बस अगर कहो तो दरवाजा तोड़ दूं, जोसेफ ने कहा। अरे नहीं, साराब बेचारा गरीब आदमी है, कहां से वो नया दरवाजा लगाएगा, इमरान ने हंसते हुए कहा। और इससे पहले कि जोसेफ कुछ कहता, दरवाजा एक झटके से खुला और उसके सामने एक छोटे से कमरे में 5 आदमी हाथों में चाकू संभाले बड़ी ही कीनातोज नजरों से इमरान और जोसेफ को देख रहे थे। उन 5 के सामने एक कवि हैकल और देव जैसा आदमी खड़ा था। वो हाली हाथ था मगर उसकी तेज नजरें इन दोनों पर जमी थी। भाई बहुत खूब, बड़ा ही शानदार इस्तकबाल हो रहा है, इमरान ने बेहतियात ताली बजाते हुए कहा और फिर वो कदम आगे बढ़ाकर कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ की उसके पीछे था। नीम दायरे की सूरत में खड़े हुए चाकू बरदार एक कदम पीछे हट गए। अलबत्ता वो द्वयोन्मा आदमी वहीं खड़ा रहा। साराब कहाँ है?
उसे कहो पर्दे से बाहर आ जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे इमरान फुर्ती से एक तरफ हट गया, क्योंकि कवि हैकल आदमी का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया था और इमरान अगर बर वक्त वहां से न हट जाता तो यकीनन उसकी पूरी बतीसी बाहर गिर जाती। जोसेफ इस दौरान सामान फर्श पर रख चुका था। फिर इससे पहले कि इमरान जोसेफ को कुछ कहता, जोसेफ धाड़ता हुआ उस बेवकल आदमी के सामने आ खड़ा हुआ। तुमने बाज पर हाथ उठाया है जोसेफ की मौजूदगी में, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। जोसेफ का गुस्सा पूरे अरूज पर था। ओ हकीर कीड़े, तुम्हारी ये जुर्रत, उस देवहैकल आदमी ने हकारत अमेज लहजे में कहा। मगर इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, जोसेफ का हाथ तेजी से हरकत में आया और कमरा एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। जोसेफ ने इस कवि हैकल आदमी के दाएं रुखसार पर खूबसूरत और ताकतवर पंच रसीद किया था और फिर तो जैसे कमरे में भूचाल सा आ गया। वो कवि हैकल शख्स बिजली की तरह उछलकर जोसेफ पर टूट पड़ा। इमरान और उस कवि हैकल आदमी के साथी खामोशी से एक तरफ खड़े थे। शायद उन्हें यकीन था कि वो कवि हैकल आदमी जोसेफ को ठीक कर देगा, मगर जोसेफ आखिर जोसेफ था, इमरान का तरबियत याफ्ता। फिर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट गुजरे होंगे कि वो देवहैकल आदमी जोसेफ के कदमों में बेहोश पड़ा था। जोसेफ के दोनों हाथ मशीन की तरह चले थे और हर पंजा पहले से ज्यादा आर्टिस्टिक और ताकतवर था। नतीजा जाहिर था, कवि हैकल आदमी का चेहरा भुरता बनकर रह गया था। नाक की हड्डी टूट चुकी थी, रुखसारों का गोश्त फट चुका था, पेशानी पर जा बजा 4 इंच लंबे कट थे और दोनों जबड़े अपनी जगह से खिसक चुके थे। फिर जैसे ही वो कवि हैकल आदमी नीचे गिरा, वो पांचू चाकू बरदार चाकू लहराते हुए आगे बढ़े। उनके अंदाज और उतवार जाहिर है खतरनाक ही थे। सुनो, मुझे इन चाकू से डर नहीं लगता, मगर मैं साराब के आदमी जाया नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर यही कि साराब को इतला कर दो कि प्रिंस आया है। इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कहां से आए हो? उनमें से एक ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, उसे छोड़ो, बहरहाल यकीन करो कि मैं दोस्त हूं और साराब यकीनन इस बात पर नाराज होगा कि तुमने मुझे उससे मिलाने में देर लगाई है। इमरान ने जवाब दिया, साराब यहाँ मौजूद नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया, तो उसे पैगाम भिजवाओ, मैं इंतजार कर लूंगा। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। वो आदमी चंद लम्हे गहरी नजरों से इमरान को देखता रहा, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो, ठीक है, मैं बॉस को इत्तला कर देता हूं, मगर इससे पहले तुम्हें तसल्ली करवानी होगी। अगर बॉस ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो तुम यहां से जिंदा वापस ना जा सकोगे। उस आदमी ने चाकू बंद करके जेब में डालते हुए कहा। अलबत्ता बाकी आदमी इसी तरह चाकू खोले खड़े थे। उस आदमी ने तेजी से कोने में पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर इमरान की तरफ मुश करके नंबर मिलाने लगा। हेलो बॉस, मैं रुक बोल रहा हूँ। अड्डे में 2 आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं। उनमें से एक अपने आप को आपका दोस्त कह रहा है। वो अपना नाम प्रिंस बताता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद रुक ने जवाब दिया और उसके साथ ही रुक ने मुड़कर इमरान को अपने करीब आने का इशारा किया और इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। हेलो सर, आप ये तुमने कैसे कैसे जानवर पाल रखे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ प्रिंस, आप आ गए। ओ, मुझे आपकी तरफ से इतला मिली थी, मगर मैं अपने आदमी को हदायत देना भूल गया था। वेरी सॉरी प्रिंस, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। रिसीवर जरा रुक को दीजिएगा। दूसरी तरफ से चहकती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान ने रिसीवर दोबारा रुक के हाथों में पकड़ा दिया। बेहतर बॉस, आप बेफिक्र रहें, रुक ने मौदवाना लहजे में कहा और प्रिंस ने रिसीवर रख दिया। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ है। आइए तशरीफ रखिए, रुक ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही चाकू बरदारों ने चाकू बंद करके अपनी अपनी जेबों में डाल लिए। रुक ने इशारा किया और फर्श पे पड़े हुए बेहोश कवि हैकल शख्स को उसके साथियों ने उठाया और ऊपर ले गए। जोसेफ और इमरान बड़े ही इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। रुक ने एक और आदमी से कहा कि दरवाजा खोलो और बाहर जाकर जानी को उठा लाओ। थोड़ी देर के बाद बैरूनी दरवाजा खुला और एक नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो खासा पुरकशिश नौजवान था। उसने बेहतरीन किस्म का सूट पहना हुआ था। खुश आमदेद प्रिंस, खुश आमदेद। साराब ने बड़ी ही गुरमजोशी से इमरान से हाथ मिलाया। आओ मेरे साथ, साराब ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुक, जल्दी से मेहमानों के लिए पहले ठंडा और फिर गर्म ले आओ, साराब ने रुक से मुखातिब होकर कहा और रुक ने सर हिला दिया। इमरान और जोसेफ साराब के पीछे चलते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें एक मेज और 4-5 कुर्सियां पड़ी हुई थी। कमरे में 2-3 बड़ी बड़ी अलमारियां भी मौजूद थी। बैठो प्रिंस,
साराब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, जाओ साराब। और बताओ साराब, क्या सरगर्मियां हैं? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिलहाल फरागत है, साराब ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में रुक कोका कोला की बोतलें उठाए अंदर दाखिल हुआ। सुनो रुक, किसी को अंदर मत आने देना, साराब ने बोतल पकड़ते हुए कहा। रुक सर हिलाकर बाहर चला गया। मुझे एक्स2 का खुफिया पैगाम मिला था, मगर तफसीलात नहीं बताई गई थी। अब आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साराब ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। मुझे सिर्फ 350 मेगा सुपर पावर का डायनामाइट चाहिए, इसका बंदोबस्त कर दो, इमरान ने कहा। 350 मेगा सुपर पावर? क्या पूरा शहर उड़ाने का इरादा है? साराब ने आंखें फाड़ते हुए कहा। नहीं, एक मक्खी है, बड़ा तंग करती है, 2 बार अपनी नाक की हड्डी पिचका बैठा हूं, इसलिए चाहिए। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ प्रिंस, वेरी सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल मैं बंदोबस्त कर दूंगा, साराब ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कब तक? इमरान ने पूछा। कल शाम तक बंदोबस्त हो जाएगा, साराब ने कहा। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा ये अड्डा GP5 की नजरों से तो बचा हुआ है ना? इमरान ने पूछा। बिल्कुल साफ है, आप बेफिक्र रहें, यहाँ कोई नहीं आ सकता, साराब ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान ने सर हिला दिया। अच्छा प्रिंस, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपके काम के लिए भाग दौड़ कर सकूं। रुक आपको आपके कमरे दिखा देगा, साराब ने उठते हुए कहा। और इमरान ने सर हिलाकर साराब को जाने की इजाजत दे दी। साराब ने जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया और रुक अंदर दाखिल हुआ। आइए प्रिंस, रुक ने मौदबाना लहजे में कहा और इमरान और जोसेफ को लेकर वो पीछे हाल में आ गया। रुक ने फर्श के कोने पर पड़े एड़ी को महसूस अंदाज में दबाया और दूसरे लम्हे फर्श का एक कोना अपनी जगह से हटता चला गया। रुक ने लेकर नीचे आ गया। यहाँ 2 बड़े कमरे थे जो शानदार हाबगाहों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि इसमें इस्तराहत के तमाम सामान मौजूद थे। किसी चीज की जरूरत हो तो बटन दबा दीजिएगा, रुक ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। रुक दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। अगला पैराग्राफ। सफदर इमरान और जोसेफ को छोड़कर तिल अबीब का इरादा कर चुका था। तिल अबीब की तरफ जैसे ही जा रहे थे कि वहां से 2 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने तय किया कि वो वहां पर रुकेंगे। उन्हें दूर से सड़क पर सुर्ख लाइटें चमकती हुई नजर आईं। मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई चेकिंग चौकी है, सफदर ने कहा। हाँ, नजर तो ऐसे ही आ रहा है, कैप्टन शकील ने, जो उसके साथ वाली नशीस पर बैठा था, जवाब दिया। अपने अपने कागजात निकालकर जेबों में डाल लो, सफदर ने कहा। और जूलिया ने पिछली नशीस पर रखे हुए थैले से शनाख्ती कार्ड नुमा कागजात निकाले और एक जेब में डालकर बाकी सफदर और कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिए। चेकिंग पोस्ट पर कारों, ट्रकों और बसों की तवील कतारें लगी हुई थी। सफदर ने भी अपनी कारों वाली कतार के आहर में लगा दी। कतार आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकती चलेगी। जब इनसे अगली वाली कार चेकिंग पोस्ट क्रॉस कर गई तो मुसल्ला फौजी सिपाहियों ने सफदर को आगे बढ़ने का इशारा किया। सफदर ने इनके करीब जाकर कार रोक दी। कागजात। एक मुसल्ला फौजी जिसके चेहरे पर दुरुस्ती जैसे सख्त होकर रह गई थी, उसने सफदर से मुहातब होकर कहा। और सफदर ने न सिर्फ अपने कागजात आगे बढ़ा दिए बल्कि कैप्टन शकील और जूलिया ने भी कागजात उस फौजी को दे दिए। मुसल्ला फौजी ने कागजात को गौर से देखा और फिर उसने इन तीनों को देखा और उसके साथ ही उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। पलक झपकने में मुसल्ला फौजियों ने कार को दोनों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। तुम लोग बाहर आ जाओ, खबरदार अगर गलत हरकत की तो, उस मुसल्ला आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया एक तवील सांस लेकर कार से बाहर निकल आए। अपने हाथ सर ऊपर रख लो, उस मुसल्ला फौजी ने उन्हें हुक्म दिया। मगर जनाब, सफदर ने कुछ कहना चाहा। मैं कह रहा हूं जो वही करो, तुम्हारी हिचकिचाहट से हमारा शक यकीन में भी बदल सकता है, मुसल्ला फौजी ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक पैदा हो गई थी और फिर इन तीनों ने चुपचाप हाथ उठाकर अपने सरों पर रख लिए। कार एक तरफ लगा दो, मुसल्ला फौजी ने दूसरों को हुक्म दिया और फिर वो इन तीनों को धकेलता हुआ करीब के एक छोटे से कमरे में ले आया जहां 3 मुसल्ला फौजी पहले से मौजूद थे। तुम्हारे बाकी 2 साथी कहाँ हैं? मुसल्ला फौजी ने कमरे में दाखिल होते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। 2 साथी? आप क्या कह रहे हैं? सफदर ने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा। सुनो, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो, हमें तुम्हारे मुतल्लिक इतला मिल चुकी है। तुम 5 अफराद ताले की कार में
कम्बर्ग से फरार हुए थे। ताले ने बड़ी देर के बाद और बेइंतहा तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद ये बताया है। चूंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अंदाजे के मुताबिक यहाँ चेक पोस्ट कायम की गई और तुमसे हमाकत ये हुई कि तुमने कार की नंबर प्लेट भी तब्दील नहीं की। बहरहाल इतला के मुताबिक तुम 5 अफराद थे, अब 3 हो, बाकी 2 किधर हैं? मुसल्लाह आदमी ने बड़े ही सुकून अमेज लहजे में कहा, आप यकीन कीजिए सफ्दर ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे फौजी तेजी से पीछे हटा। इन्हें गोली मार दो, हम खुद ही इसके बाकी 2 साथियों को ढूंढ लेंगे। फौजी ने अपने साथियों से कहा और 5 स्टेन गन्ने तेजी से इनकी तरफ तन गई। ठहरो मैं बताता हूँ, सफ्दर ने तेजी से कहा और स्टेन गन्ने कदरें झुक गई। वो पुल के करीब कस्बे में उतर गई हैं, सफ्दर ने जवाब दिया। पुल के पार वाले कस्बे में या पुल से पहले वाले कस्बे में? फौजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुल क्रॉस करके जो कस्बा आता है वो वहां उतर गए हैं। सफ्दर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों कस्बों को चेक कर लेंगे, फिलहाल तुम तो अपनी जानें बचा ली हैं, फौजी ने कहा और फिर इन्हें दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों के बाद इनकी जेबों से असला निकाल लिया गया और उनके हाथ मजबूती से इनकी पुष्ट पर बांध दिए गए। फिर एक लंबी चौड़ी कार में इन्हें सवार करा दिया गया। कार की पहली नशिस्त के पीछे यके बाद दीगरे 2 नशिस्तें थीं। दरमियानी नशिस्त पर इन तीनों को बिठा दिया गया और आखिरी नशिस्त पर मुसल्लह फौजी बैठे थे। अब इनके हाथों में रिवॉल्वर थे। ड्राइविंग सीट पर वही फौजी था जिसने इन्हें चेक किया था। इसके साथ एक और फौजी बैठ गया। अब कार हासी तेज रफ्तारी से तिल अबीब की तरफ बढ़ने लगी। तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? सफदर ने सवाल किया। कैप्टन शकील और जूलिया मुस्तकिल खामोश थे। तिल अबीब, ड्राइविंग करने वाले फौजी ने मुख्तसिर सा जवाब दिया। कार हाईवे पर दौड़ती चली गई। अब रात का अंधेरा भी खासा गहरा हो चुका था। कार के अंदर की लाइट भी बंद थी। सफदर ने बड़े ही इत्मीनान से अपने नाखूनों में लगे हुए ब्लेडों से हाथों पर बंधी हुई रस्सी काटी और अपने हाथ आजाद कर लिए। फिर उसने महसूस अंदाज में कैप्टन शकील का कंधा दबाया। जवाब में कैप्टन शकील ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और सफदर समझ गया कैप्टन शकील भी हाथ आजाद करा चुका है। चंद लम्हों के बाद जूलिया की तरफ से भी जवाब मिल गया। कार में अंधेरे की वजह से उनके हाथों की हरकत सिपाहियों से ओझल रही थी और फिर सिपाही भी तवील सफर के दौरान रिवॉल्वर उठाए थक चुके थे, इसलिए उन्होंने रिवॉल्वर अपने घुटनों पर रख लिए थे। उन्हें इत्मीनान तो पहले ही था कि इन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। फिर कार एक कस्बे से गुजरती हुई जब आगे बढ़ी तो सड़क के दोनों तरफ में दूर दूर तक सुनसान मैदान नजर आ रहा था जो न जाने कहां दूर तक चला गया था। सफदर काफी देर से किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। महसूस अंदाज में उसने करीब बैठे हुए कैप्टन शकील का कंधा दबाया और कैप्टन शकील ने जूलिया को भी होशियार रहने का कहा। रोको रोको, गाड़ी रोको। अचानक सफदर ने दांत बेचते हुए कहा, क्या बात है, खामोश रहो। फौजी ड्राइवर ने चौंक कर कहा, मुझे पेशाब की शदीद हाजत हो रही है, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दो। सफदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे तकलीफ के मारे उसकी जान निकल रही हो। अच्छा ठीक है, ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए कहा और उसके साथ ही कार सड़क के किनारे एक तरफ रोक दी। इसे नीचे उतार कर ले जाओ और फारिग करा लाओ, जल्दी करो, ड्राइवर ने पीछे बैठते हुए एक फौजी से कहा और उस फौजी ने अपने करीब लगा हुआ हैंडल दबाकर दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। उसे नीचे उतरकर सफदर को बाजू से पकड़ा और उसे नीचे उतारने लगा। सफदर के दोनों हाथ उसी अंदाज में पीछे को मुड़े हुए थे जैसे उसके हाथ अभी तक बंधे हुए हों। सिपाही ने एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से उसने सफदर का बाजू थामा हुआ था। सिपाही की हरकत से साफ महसूस हो रहा था जैसे बैठे बैठे वो थक गया हो, इसलिए उसका अंदाज बेहद ढीला हो रहा था। इधर पीछे ले चलो, मैं सबके सामने पेशाब नहीं कर सकता, सफदर ने कहा और सिपाही सर हिलाता हुआ उसे पीछे ले गया।